जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। जय हिंद सिद्धार्थ, जय हिंद सुरुचि, जय हिंद आराध्या, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मुझे लगता है जो पहला वाला लिंक भेजा था वो लिंक काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो वीडियो मुझे लगता है उससे आप लोग कई लोग ऐड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको टॉपिक जो दिया था वीडियो का वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट के बारे में दिया था। आई होप मुझे याद है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया था। क्या बोर्ड पे आपको क्लियरली दिख रहा है? बोर्ड पे क्लियरली आपको ऑब्जर्व हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम की बोर्ड पे ना दिख रहा हो? अगर बोर्ड पे क्लियर ना दिख रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म करिए, जिससे कि हम लोग बोर्ड पे देख सकें। यस, देखिए बोर्ड पे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जो मैंने लिखा बोर्ड पे वो आपको क्लियरली दिख रहा है? एक बार यस लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बोल दीजिए यस और नो में। बोर्ड पे क्लियरली आपको दिख रहा है? इफ यस देन प्लीज टाइप मैसेज ओके। चलिए, जिनको क्लियरली नहीं दिख रहा है बोर्ड पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार ग्रुप एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करें, तो उनको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि सर एक दिन डेमो वीडियो भेजते हैं, एक दिन अपना खुद का वीडियो बनाते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपके मन में जो डाउट्स रह गए हों वो यहाँ देख लेते हैं। बाकी इवनिंग सेशन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट्स आपको आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग को डायगोनल रिलेशनशिप और एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। 2 पॉइंट और पढ़ना है मैक्सिमम। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 4th चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट रेसिप्रोकल, जो आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका ठीक उल्टा क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही बोल देते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी बात को मान लेते हैं और उसी पे ऑब्जर्व करके उन्होंने डिफिनीशन वही रख लेते हैं। तो जनरली डिफिनीशन देखने को तो मिलती है, लेकिन आपने देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी या नहीं थी? बताइए, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव थी या नहीं थी? क्या वो नेगेटिव भी थी? क्या वो जीरो भी थी? तो बता सकता है मुझे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या नेगेटिव और जीरो भी होती है क्या, कि हमेशा पॉजिटिव भी होती है? जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, आपको क्लियरली पढ़ाया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आप पढ़े हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने ऑडियो को ऑन कर रखे हैं वो ऑफ कर लें। मुझसे कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ वो मैसेज के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ने चले थे, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक एलिमेंट है, ये सॉलिड स्टेट में है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? आइसोलेटेड गैसियस। एक बार फिर से मैसेज टाइप करिए डियर स्टूडेंट्स, किसने मैसेज टाइप किया था अभी? क्या मैसेज था? क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, तो मान लेते हैं कि ये कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट से वो पहले हम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि एक आइसोलेटेड गैस एटम निकाल लेंगे। तो आइसोलेटेड गैस एटम निकालने के लिए इसको सब्लिम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये कन्वर्ट हो गया आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसमें कन्वर्ट हो गया? आइसोलेटेड
गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? आयनेशन एंथैल्पी थी द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। क्या बनेगा? एनायन। अब ये जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर, ये जब आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी या रिलीज हुई, देखिए यहां पे मैं टर्म यूज कर रहा हूं, थोड़ा मार्क करिएगा इस बात को। आयनाइजेशन थेरेपी में मैंने हमेशा बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बट यहां मैं बोल रहा हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर रिक्वायर्ड। दोनों में डिफरेंस है। रिलीज्ड आर रिक्वायर्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो हो सकती है रिलीज भी हो सकती है और रिक्वायर्ड भी हो सकती है। तो अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर रिक्वायर्ड है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए? डिफिनेशन देखिए यहीं से है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर रिक्वायर्ड टू ऐड ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए प्लस लिखिएगा, माइनस वन लिखिएगा, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोडक्ट ऑलवेज एनायन होता है। क्या होता है? एनायन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने के लिए सॉलिड से पहले हमने कन्वर्ट किया आइसोलेटेड गैसेस एटम, उसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये प्लस का साइन है ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिफिनेशन डियर स्टूडेंट लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required or released, the amount of energy required or released, the amount of energy required or released when an electron is added in an isolated gaseous atom। तो आइसोलेटेड गैस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया, डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, डिफिनेशन क्लियर है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आर रिलीज, दोनों वर्ड यहां पे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आर रिलीज, दोनों के नीचे अंडरलाइन करिएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर कोई पूछे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों में ही आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए ही चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इस बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरली आंसर स्टूडेंट्स देते हैं कि सर ये तो दोनों डिफरेंट होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों में डिफरेंस अपनी जगह है, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि दोनों में ही जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आइसोलेटेड गैस एटम होना चाहिए। और आइसोलेटेड गैस एटम कैसे मिलेगा? उसको सब्लिमेशन एनर्जी देकर। देखिए सब्लिमेशन एनर्जी दिए तो मिलेगा। डिफिनेशन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? कोई ऐसा जिसको डिफिनेशन न क्लियर हो? डिफिनेशन क्लियर है तो प्लीज एस लिखिए, नहीं क्लियर है तो प्लीज नो लिखिए। ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। देखिए जब भी आपसे कहीं कोई पूछे तो डिफिनेशन रटना अपनी जगह है, डिफिनेशन रटी नहीं जाती है, डिफिनेशन को समझा जाता है। मुझे लगता है कि इस डायग्राम से आपने डिफिनेशन समझ ली होगी, समझ में आ गई डिफिनेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर बोला कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू या तो ये एंडोथर्मिक होगा या फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यानी इसका क्या मतलब है सर, तो भैया जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा, जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जब हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जब हम इलेक्ट्रॉन कहीं रखेंगे तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में जीरो भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब किस कंडीशन में पॉजिटिव होगी, किस कंडीशन में नेगेटिव होगी, किस कंडीशन में जीरो होगी, हमें ये समझना है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू भैया क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है कि जीरो होती है, तो आप बोलोगे सर तीनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपको इंक का डिब्बा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इंक के डिब्बे को, इस इंक के डिब्बे को, ये मान लीजिए हमारा हमारा कोई कंटेनर है, इसमें रखना है। एक तरीका ये हुआ कि हम यहाँ इंक का डिब्बे को रखे, ये ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर तीनों में डिफरेंस देखोगे तो पहले वाले कंडीशन में धीरे धीरे जा रहा था, दूसरे वाले कंडीशन में थोड़ा तेज हुआ, और तीसरी कंडीशन तेज हो गया एकदम से। क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन मान लो और इसको न्यूक्लियस मान लो, ये जो है ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आसानी से खूब स्ट्रांगली तेजी से खिंच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जितनी तेजी से सामान अंदर जाएगा तो जहां पे वो अपनी पोजीशन एक्वायर करेगा वहां की एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होगी बहुत तेजी से रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब हो गया निगेटिव। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी अगर किसी एटम की हाइयर है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर जाएगा, और जितनी तेजी से अंदर जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा बाहर की तरफ, तो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एक पॉइंट आपको डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा कि सर ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर। ठीक है, इसका एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया कि देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर जाएगा, जितनी तेजी से अंदर जाएगा उतनी तेजी से एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी जितनी तेजी से रिलीज होगी, एनर्जी जितनी तेजी से रिलीज होगी, डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने अपने ऑडियो को ऑन कर रखा है तो ऑफ कर लीजिए। कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जो जो अपने ऑडियो को ऑन कर रखा है, रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो को ऑफ कर लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। जिस किसी ने भी अपने ऑडियो को ऑन कर रखा है, रिक्वेस्ट है वो ऑफ कर लीजिए। लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्लीज ऑफ योर ऑडियो। म्यूट कर लो ना यार, मैंने म्यूट कर दिया है वैसे, फिर भी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले रहे हो। चलो नीरज चौहान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करिए नीरज। देखिए अगर आप लाइव क्लास की ड्यूरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो आपके नाम नोट किए जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपको ऐड नहीं करने दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है, जो कोई भी है, नीरज रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपना ऑडियो ऑफ नहीं किया तो फिर मुझे आपको नेक्स्ट 3 क्लासेस अटेंड करने से रोकना पड़ेगा। मैं नाम नोट कर रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि रिक्वेस्ट है कि क्लास डिस्टर्ब मत करिए। नीरज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए
देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू उतनी ही ज्यादा। अब दूसरा पॉइंट, इसमें सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होती है हैलोजेंस की। ग्रुप 17 के बारे में आप पढ़े होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किस ग्रुप की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आप ये स्टूडेंट नाम नोट कर लीजिए, हैलोजेंस की होती है। क्योंकि हैलोजेंस के पास आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उनके न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होते हैं, वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को भी तरफ एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा अगर किसी की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 17 की होती है। किसकी होती है? ग्रुप 17 की होती है। मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू जो होती है पूरे पीरियड टेबल में, जैसे आप खाना खा लिए हो, पेट भर चुका है, और मैं कहूँ भैया लीजिए 2 रोटी और खा लीजिए मेरी तरफ से, क्या खाओगे? क्या नहीं खाओ? उसके लिए मुझे आपको जबरदस्ती प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? वैसे ही मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये न्यूक्लियस पहले से ही कंप्लीटली फिल्ड है, अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाऊंगा, ये अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी फोर्सफुल्ली। अभी तक क्या था, ये इलेक्ट्रॉन खुद ही तेजी से जा रहा था, तेजी से जा रहा था तो नेगेटिव वैल्यू थी। अब क्या है, इस न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है। देखिए ये नहीं जा रहा है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है। तो ये एनर्जी जो लगानी पड़ रही है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहीं अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव देख लीजिए तो समझ लीजिए कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दूसरा पॉइंट आया कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर जितना कम होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर उतना कम होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैस समझते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं, क्योंकि उनका पेट वैसे ही भरा हुआ है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो क्या होगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आप भरना चाह रहे हो तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू अगर किसी की होती है तो इनर्ट गैसेस के लिए होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होती है? अभी बताया किसके लिए होती है? सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू किसके लिए होती है? जल्दी से टाइप करके बताइए। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के लिए होती है? हैलोजेंस के लिए। वेरी गुड। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? प्लीज स्क्रीन शेयर मत करिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसके लिए होती है? जीरो ग्रुप के लिए। वेरी गुड, नोबल गैसेस के लिए। ठीक, ये जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है रिक्वेस्ट स्क्रीन शेयर मत करिए, ठीक है। चलो देखिए, जो लोग वीडियो नहीं क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक फायदा है कि मैं वीडियो भी ज्वाइन बना रहा हूँ साथ साथ, वो वीडियो अब तक पहुंचेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, आप एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई होप कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी, कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जीरो कब होगी। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जीरो कब होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और इन तीनों कंडीशन में जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव थी, ठीक है। तो देखिए, जब हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड
एक्स्ट्रा स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल्स वाले कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन वाला कोई आता है तो क्या होता है इस कंडीशन में, जब कोई हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होता है तो उस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये चार का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। कहेंगे कैसे सर? बेरिलियम का आप देखोगे तो 2s2 आता है लास्ट में, मैग्नीशियम का देखोगे तो 3s2 आता है, नाइट्रोजन का आता है 2p3 और फास्फोरस का आता है 3p3। तो ये देखिए हाफ फिल्ड और ये देखिए एस के क्या है, फुलफिल्ड। तो हाफ फिल्ड फुलफिल्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी बट ऑलमोस्ट जीरो होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पूछे कि जीरो होने की टेंडेंसी कब हो सकती है, तो आप बोलो सर जब हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड होगा, तो उम्मीद है कि टेंडेंसी उनकी स्ट्रांग होगी, याद रहेगा। अब आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, द क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहला फैक्टर डियर स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल सा और सबसे बढ़िया फैक्टर है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। कहेंगे सर कैसे? यार सिंपल सी बात है कि अगर हमारे न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा, ये देखिए हमारा ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी तो क्या होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी क्या होगी, हाई। और यही रीजन है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्या होने पर, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आप सभी जानते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो व्हाट ऑब्वियस है, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हेलोजन्स का आप जानते ही, आप कहोगे सर तो फिर नोबल गैस का क्यों नहीं? नोबल गैस तो एक्सेप्शनल पॉइंट है कि नहीं? नोबल गैस एक्सेप्शनल पॉइंट, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है? चलो, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करते हैं। ये देखिए, ये है एक एटम और यहां से मैं इलेक्ट्रॉन मुझे देखना है, न्यूक्लियस की क्लोजर है, इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा। अब न्यूक्लियस ये है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा क्या? नहीं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां क्या हुआ, पहले यहां था, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर हुआ, फिर ये। तो क्या कहने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसका न्यूक्लियस का पावर, इस पे जो लग रहा था अट्रैक्शन पावर, वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपने तरफ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो पॉजिटिव वाली की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी, ये देखिए फिर से बात समझिए, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, साइज बड़ी हो रही है। साइज बड़ी हो रही है, इसका क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है। अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो क्योंकि जब साइज बड़ी होगी
इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट हो गया। तो दोनों फैक्टर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा क्या है आपका एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट है। दोनों दोनों क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए तीसरा फैक्टर नोट करिएगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, क्या है? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, सबको पता है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव नहीं होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड अगर हो गया तो उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को फेवर करने वाला केवल एक बंदा है और वो है न्यूक्लियर चार्ज। बाकी दोनों फैक्टर एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों इसको फेवर नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब समझ गए ना भैया कि इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेप्ट होगा। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा तेजी से, और जीरो का मतलब लगभग ना के बराबर टेंडेंसी है। तीनों कंडीशन क्लियर है ना भाई? यहां तक का फैक्टर्स का पॉइंट क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। एक बार यस या नो लिख के भेजिए, फिर देखते हैं आगे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है? एक बार यस और नो लिख करके भेजो, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके, अब आता है कि इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। क्या है पीरियोडिक ट्रेंड? क्या है? तो पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें अगर डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा इधर की तरफ। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सर पीरियोडिक ट्रेंड अगर जनरल कहा जाए, इन जनरल, तो ये है किसी पीरियड में रखेंगे लेफ्ट टू राइट के लिए, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेजी से अट्रैक्ट होगा, वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन किसी ग्रुप में देखा जाए, क्योंकि साइज क्या हो रही है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती है ना भाई, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? अपने आप कम होती जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होने पर साइज ज्यादा हुई तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी को प्रॉब्लम? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम नहीं है भाई? पीरियोडिक ट्रेंड का जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया जनरल कॉन्सेप्ट? किसी को प्रॉब्लम? हाँ, तो ये हो गया पीरियोडिक ट्रेंड। इसका पीरियोडिक ट्रेंड हो गया, फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है। एक चीज क्लियर हो गया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होती है? आपको पता है, हैलोजन्स की होती है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? आपको पता है, नोबल गैसेस की होती है। किसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है? जब हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, ये भी बता दिया। अब एक एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपसे कंपटीशन में और बोर्ड में भी पूछा जाएगा और एग्जाम में भी मैं दूंगा, कि क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या होती है? हैलोजन्स की। लेकिन हैलोजन्स में किसकी होती है? अगर जनरल ऑब्जर्वेशन में आंसर देखा जाएगा तो फ्लोरीन का आंसर आता है।
क्यों? क्योंकि अभी बोला कि ग्रुप में नीचे आने पर वैल्यू घटती है, नेगेटिव वैल्यू, उस हिसाब से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उल्टा है। ध्यान रखिएगा, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। क्वेश्चन है व्हाई। होना चाहिए था फ्लोरीन का, बट होता किसका है? क्लोरीन का। अब क्वेश्चन है क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्वेश्चन नोट करिएगा, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। क्वेश्चन है क्यों? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में कहा जाए डियर स्टूडेंट, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? तो आइए इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p 5। इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। यहां देखिए लास्ट में 2p5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे कितना है? 3p5 है। क्या है यहां पे? 3p5। यहां पे क्या है? 3p5। क्या है? 3p5। ये लिखो 1 2 3 4 5। हो गया। अब यहां देखिए, क्योंकि यहां साइज क्या है? छोटी है, साइज छोटी। एक्सेप्शनल पॉइंट बता रहा हूं कि यहां पे क्या होता है कि जब हम अगला इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करते हैं तो क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है डियर स्टूडेंट्स। इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि यहां पे दो ही सेल है, ये देखिए, और यहां पे कितने सेल हैं? 3 सेल। 3p, यहां 3p यहां पड़ा हुआ है और 2p यहां पड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, पहले क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 5 है, छठवां इलेक्ट्रॉन जब आएगा, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पे ज्यादा लगेगा क्योंकि इसकी साइज छोटी है, ठीक है भाई। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझो, आपके घर जो है वो 2 कमरे का मकान है और उसमें रहने वालों की संख्या 7 की है। कितने की है? 7 की है। एक 8वां बंदा और आना चाहे, क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। आप एडजस्ट कर पाओगे क्या? आप उसको रिपेल करना चाहोगे, भगाना चाहोगे। रूममेट एक नया आना चाहे तो आप उसको भगाना चाहोगे, लेकिन आपका कमरा जो है वो 3 कमरे का है, 5 ही लोग, 7 ही लोग हो, तो आप एक को एक्सेप्ट कर सकते हो। बस वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। फ्लोरीन और क्लोरीन में होना तो चाहिए था फ्लोरीन का, क्योंकि उसकी साइज छोटी तो होना चाहिए, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ओवरकम करता है साइज फैक्टर को। साइज फैक्टर के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, वो तेजी से खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहा है, एक तो एटॉमिक साइज काम कर ही रहा है और उसके साथ साथ एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम कर रहा है। तो आपको आंसर देते समय इस बात को लिखना है, आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि इन दिस 2p सबसेल ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मोर देन 3p subcell of chlorine. That's why the incoming electron facing problem in case of fluorine, much problem in case of fluorine. ठीक है? That's why chlorine have greater negative electron gain enthalpy. Clear है dear students? कि क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, उसका कारण है क्लोरीन का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है 3p में, वो उतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं महसूस करता। भाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो इतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन महसूस नहीं करता जितना कि कौन करता है? फ्लोरीन का 2p सबसेल करता है। दैट्स वाई इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन की कम हो जाती है और क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है। तो आप यहाँ पे बेस जो मेन कॉज है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात दे दोगे और ये लिखोगे कि 2p में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है इन कंपेयर टू
3p के साइज फैक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ रिपल्सन कम होने के कारण आसानी से क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है निगेटिव की और फ्लोरीन की कम होती है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज द बेसिक कॉज फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लियर है? आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कल एक लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस डेली रोज दो जगह करेंगे। बस न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड बुक का मैंने बताया था आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हमने। रिडॉक्स तो आपको पता ही होगा, रिडॉक्स में दो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। कल फ्राइडे है, आई होप तो सेकंड बुक ही पढ़ाऊंगा। तो सेकंड बुक के लिए प्रिपेयर रखिएगा। सेकंड बुक की एक अलग कॉपी बना लीजिए। जो लोग वीडियो लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल से जा करके वहाँ से रिडॉक्स चैप्टर के दो तीन टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उन टॉपिक से एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि मुझे आगे का टॉपिक पढ़ाना आपके लिए ईजी हो जाए। कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन क्लोरीन वाला, अगर क्लियर है तो प्लीज ऐसे लिखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी डियर स्टूडेंट्स। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। मैं भी इसको थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से वहाँ से जाकर के वीडियो लेक्चर को आसानी से वॉच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।